नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य के इस वीडियो में। और मैं चतुर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने कुछ चतुर सवालों के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हम इन वीडियोस में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में मैंने गुरुजी से पिछले वीडियो में सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ प्रश्न किए थे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भाई चतुर, तो चलो तुम्हारे प्रश्नों की शंका का हल किया जाए। अब देखो, ओल्ड हिंदू लॉ आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था, इसलिए 1937 में विडोज को प्रिविलेज दे दिया गया कि भाई जब तक वो जीवित रहेंगी ना, तब तक जो था सर्वाइवरशिप क्या रहता था, एक्लिप्स में रहता था। और उनकी मृत्यु के बाद ही सर्वाइवरशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो लगता था। आर्टिकल 14 ने सबसे पहले इस पे कॉमा लगाया, मतलब सर्वाइवरशिप के जो कॉन्सेप्ट था ना उस पे कॉमा लगाया। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने इस पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये ध्यान से समझो। भाई अब जो एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा ना मैं, उसे चतुर ध्यान से समझना। देखो, अगर कोई मेल को पार्टनर अपनी मृत्यु के समय 8+1 को, मतलब जो स्केड्यूल के क्लास 1 में मेंशन्ड हायर्स की लिस्ट है ना, उसमें 8 औरतें या एक जो मेल है जो उनके थ्रू क्लेम कर पाए, अगर उनको छोड़ के जाता है, तब तो फिर 6(1) के प्रोवाइजो के हिसाब से सर्वाइवरशिप नहीं लगेगा। और अगर कहीं वो छोड़कर नहीं गया, तब सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा। अब अगर हमारे केस में, मतलब गुरुपद के केस में, जब गुरुपद की मृत्यु हुई तो वो 8+1 को छोड़े बिना जाता, तो क्या होता, तब उसके दोनों बेटों में जो कि सर्वाइविंग को पार्टनर थे, उनमें 50-50 जो थी प्रॉपर्टी क्या हो जाती, बट जाती। समझे? अब देखो चतुर, देखो ध्यान से सुनना। 1956 में कंडीशनली एक तरह से सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि 8+1 की जो हायर की लिस्ट है ना स्केड्यूल के क्लास 1 में, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई तो हमें पर्सन वहां पे मिल ही जाता था। और 2005 में जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया ना, उसने इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। मतलब उसके आते ही जो सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट था बिल्कुल खत्म हो गया। समझे? जी गुरुजी, सर्वाइवरशिप के बारे में तो जो मेरे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। पर अगर हम 2005 अमेंडमेंट के बाद गुरुपद के केस को देखें तो वहाँ पर क्या स्थिति हमें दिखाई देगी? देखो, अब हमारे केस में, मतलब गुरुपद के केस में देखें इसी एग्जाम्पल को, तो अगर गुरुपद अपनी मृत्यु के समय इन 8+1 को, जो कि स्केड्यूल के क्लास 1 में मेंशन्ड हायर हैं, उन्हें छोड़े भी ना जाता, तब तो भाई प्रॉपर्टी जो थी वो 50-50 में किस में डिवाइड होनी थी, दोनों सर्वाइविंग को पार्टनर्स में। समझे? और देखो, वैसे भी तो 2005 के बाद जो है सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया है, तो एक तरह से अब जो कॉम्प्लेक्सिटीज रही नहीं। अब अगर यहाँ पे गुरुपद की मृत्यु होती है तो अब हमें 8+1 का फॉर्मूला, मतलब स्केड्यूल के जो क्लास 1 में हायर्स है ना, उनको नहीं देखना हो। तो अब क्योंकि यहाँ पे गुरुपद जो है वो विल करके नहीं गया, मतलब अपनी वसीयत छोड़ के नहीं गया, और दूसरा उसने पार्टीशन भी नहीं करवाया। और तीसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मिताक्षरा में कि लॉ के अकॉर्डिंग उसका जो कोपार्सनरी में है अनडिवाइडेड इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी भी अभी तक है। तो अब ये प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, अब इसे देखते हैं।
अब ध्यान से सुनो चतुर, यहाँ पे देखो, अब तो जो मैटर है बहुत ही सिंपल हो गया है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, नोशनल पार्टीशन का नहीं। तो अब अगर हम यहाँ मानकर चले कि गुरुपद ने ठीक अपनी मृत्यु से पहले पार्टीशन मांगा, तो भाई उसे क्या मिलता? टोटल कितने मेंबर हैं? अब तो कोई दुविधा ही नहीं है। गुरुपद है, गुरुपद की विधवा है, गुरुपद के 2 बेटे हैं और 3 बेटियां, मतलब टोटल 7 मेंबर हैं। ठीक है ना? और कितना हिस्सा आया सबके? अब 1/7 ईच। अब यहाँ पे गुरुपद का अपना एक फिक्स्ड जो है वो शेयर निकल आया 1/7, और बाकी जो 6 मेंबर हैं, मतलब 6/7 जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा से क्या हो जाएगी? ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का रूप ले लेगी, उसकी शेप ले लेगी। और जो गुरुपद का हिस्सा है यहाँ पे 1/7, अब उसको डिवाइड करने के लिए हम फिर से किसको देखेंगे? शेड्यूल के क्लास 1 में मेंशन हायर की लिस्ट को देखेंगे। तो वहां पर बेटे भी हैं, विधवा को तो प्रिविलेज है ही है, और बेटियां भी हैं, मतलब टोटल 6 मेंबर। अब जो ये 1/7 है इन 6 में बटेगा, दैट इज 1/7 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/42। और अब अगर इस 1/42 में 6/7 को उसको जोड़ लिया जाए तो 7/42 बनेगा। और सबकी सेपरेट प्रॉपर्टी अगर देखनी हो तो 1/42 तो है ही है। समझे चतुर? गुरुजी यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया। ये भी पता चल गया कि 1956 में जहाँ पर सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट को पार्शली ख़त्म किया गया था, वहीं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ये भी पता चल गया कि 2005 के अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो फीमेल हैं या बेटियां हैं उनको प्रॉपर्टी में जो को पार्टनर का राइट भी मिल गया, और अब जो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग स्थिति है वो इक्वालिटी वाली है। पर गुरुजी, अभी जो स्थिति है को पर्सनली राइट्स को लेकर, या उसमें अभी भी थोड़ी सी कुछ उलझन बनी हुई है, क्योंकि अभी ये केस जो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो कृपा करके ये स्थिति स्पष्ट करेंगे? देखो चतुर भाई, तुम्हारा यहाँ पे ये प्रश्न करना बिल्कुल सटीक है, और ये बात भी सही है कि अभी की जो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पर इस स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं उन्हें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हम अगर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तभी आज की स्थिति जो है हमें क्लियर होगी। समझे? देखो चतुर, ध्यान से सुनो। प्रकाश फूलावती ने 2005 के अमेंडमेंट में केवल यह बात कही कि सेक्शन 6 के 1 के ए का जो पार्ट 1 है वो प्रोस्पेक्टिव है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, देखो 9/9/2005 के बाद जो है हमारे पास एक लिविंग को पार्टनर और लिविंग डॉटर का कॉन्सेप्ट आया। इसे ध्यान से समझना, देखना कि 2005 के बाद जो बेटियां सर्वाइविंग है, लिविंग है मतलब, और उनके पिता भी 2005 तक जिंदा हैं, उन्हीं डॉटर्स को, उन्हीं बेटियों को कोपार्टनर माना जाएगा। ठीक है? ध्यान से समझना कि 2005 तक बेटी भी जिंदा होनी चाहिए और बेटी के पिता भी जिंदा होने चाहिए, मतलब 2005 के बाद उनकी मृत्यु होनी चाहिए पिता की। अब यहां पर बेटियां कब पैदा हुई हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब देखो, तुम्हें यह मैं दंगल मूवी के एग्जाम्पल से समझाता हूं। जो लिविंग को पार्टनर और लिविंग डॉटर का कॉन्सेप्ट आया ना 2005 अमेंडमेंट के बाद, उसे मैं तुम्हें उससे समझाता हूं। देखो यहाँ पे आमिर खान है,
उसकी दो बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। बड़ी बेटी का जन्म जो हुआ है वो 2005 से पहले हुआ है और छोटी बेटी का जो जन्म है 2005 के बाद हुआ है। अब ध्यान से समझना, 2005 तक दोनों बेटियां भी जिंदा हैं और उनके पिता आमिर खान भी जिंदा हैं, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से दोनों बेटियों को कोपार्सनरी में राइट है, मतलब अगर मृत्यु भी हो ना पिता की तो वो 2005 के बाद होनी चाहिए। अब बेटियां पैदा कब हुई हैं ये कोई मैटर नहीं करता, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर 9/9/2005 तक बेटियां भी जिंदा होनी चाहिए और उनके पिता की मृत्यु भी अगर होती है तो वो 2005 के बाद होनी चाहिए, तभी वो जो है नए वाले कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है उनको प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, कोपार्सनरी में राइट मिलेगा, नहीं तो पुराने के हिसाब से ही मतलब गुरुपुत के हिसाब से ही मिलेगा। समझे? जी गुरुजी, प्रकाश फूलावती के केस के बारे में तो बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है, पर आगे फिर मंगामल और दनम्मा के केस में भी जो है थोड़ी सी अगर आप स्थिति स्पष्ट कर दें, इनके बारे में भी बताएंगे। देखो चतुर, यहाँ पर मंगामल का जो केस है, मंगामल ने तो प्रकाश फूलावती की जो जजमेंट है उस पर अपनी मोहर लगाई। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि दनम्मा ने भी हालांकि जो था इस पे मोहर तो लगाई, अपनी सहमति तो जताई, पर जब एक्चुअल जजमेंट देने की बात आई ना तो उन्होंने गंडूरी के प्रिंसिपल पे रिलाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि जो लिविंग कोपार्सनर और लिविंग डॉटर का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सेक्शन 6 के 1 के ए के पार्ट 1 को है जो प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा, और यहाँ पर जो 9/9/2005 के बाद बेटियां जिंदा हैं और उनके पिता भी तब तक जिंदा हैं या 2005 के बाद क्या हुआ है उनकी मृत्यु हुई है वो मैटर करता है। अब बेटियां पैदा कब हुई हैं ये मैटर नहीं करता। अगर बेटियां 2005 9/9/2005 तक जिंदा हैं, ठीक है ना, और उनके पिता की मृत्यु भी उसके बाद हुई है, मतलब 2005 के बाद हुई है, तो बेटियों को कोपार्सनरी में राइट मिलेगा और लाइबिलिटी भी वैसी ही लगेगी। समझे? भाई चतुर, अब देखो दनम्मा के केस में क्या हुआ कि प्रीलिमिनरी डिक्री तो पास हो गई थी, और फाइनल डिक्री आना अभी बाकी था, और इसी बीच में जो न्यू लॉ है यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ना, वो आ गया। अब हमारे केस में मतलब दनम्मा के केस में जो पिता की मृत्यु है वो हो गई थी 2001 में, और हमें जो लिविंग डॉटर और लिविंग कोपार्सनर के कॉन्सेप्ट में हमें तो जो पिता की मृत्यु है वो देखनी थी 2005 के बाद, मतलब लिविंग कोपार्सनर और लिविंग डॉटर के लिए हमें बेटियां भी 2005 तक जिंदा चाहिए थी और पिता भी 2005 तक जिंदा चाहिए था, और अगर पिता की मृत्यु देखनी भी थी तो वो 2005 के बाद देखनी थी, मतलब वो 2005 के बाद ही अगर उसकी मृत्यु होती तो हमें ये देखना था। पर अब प्रश्न ये उठा कि भाई पिता की मृत्यु तो 2001 में हो चुकी है, तो फिर आपने बेटियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे राइट दे दिया? भाई उन्हें तो जो यहाँ पर राइट मिलना था ना वो तो पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से मिलना था, मतलब गुरुपद के हिसाब से मिलना चाहिए था, और अब ये गलती जो थी वो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में पॉइंट आउट की गई।
और दिल्ली हाई कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में इस दावे को तो चाहे डिसमिस कर दिया, लेकिन आर्टिकल 133(1) स्मॉल ए और आर्टिकल 134 कैपिटल ए में ये सर्टिफिकेट दिया कि इट इज़ अ फिट केस फॉर अपील। और जैसा कि तुमने कहा, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि विचाराधीन है। समझे चतुर? जी गुरुजी, अब जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और ये भी समझ आ गया है कि आज जो कन्फ्यूजन है, या कह लें कि आज जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो केस है पेंडिंग है, वो किन पॉइंट्स पर या किन नुक्तों पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। गुरुजी, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे डोडा मुन्नी वर्सेस मुन्नी स्वामी का और युधिष्ठिर अर्शनूर। तो क्या ये केस भी इसी के साथ संबंधित है या इनकी कुछ अलग स्थिति है? भाई चतुर, तो तुम अपने जो चतुर दिमाग को कभी शांत नहीं रहने दोगे। भाई ठीक है, तो कल हम इन्हीं केसेस को लेकर, इन्हीं कानूनी जो उलझने हैं उनको लेकर आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चाणक्य को और मेरे शिष्य चतुर को इजाजत। धन्यवाद।